नमस्कार, मैं हूं स्मृति झा और 10 सूत्रधार की साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में हमारी आज की कहानी है शरण दाता। लेखक हैं अज्ञेय जी। उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय जी स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लेते थे और उनको जेल भी जाना पड़ा था। इसलिए उनकी कहानी व कविताएं अज्ञेय अर्थात अज्ञात के नाम से छपती थी। अज्ञेय की कहानी शरणदाता आजादी के समय देश विभाजन की त्रासदी से जुड़ी कथा रचना है। इसमें कहानीकार आपसी सद्भाव व भाईचारे की सच्चाई बतला रहे हैं। यह कहानी एक साथ इंसानियत एवं हैवानियत को दर्शाती है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। यह कभी हो ही नहीं सकता देवेंद्र लाल जी। रफीकुद्दीन वकील की वाणी में आग्रह था, चेहरे पर आग्रह के साथ चिंता और कुछ व्यथा का भाव। उन्होंने फिर दोहराया, यह कभी नहीं हो सकता देवेंद्र लाल जी। देवेंद्र लाल जी ने उनके इस आग्रह को जैसे कबूलते हुए पर अपनी लाचारी जताते हुए कहा, सब लोग चले गए, आपसे मुझे कोई डर नहीं, बल्कि आपका तो सहारा है। लेकिन आप जानते हैं, जब एक बार लोगों को डर जकड़ लेता है और भगदड़ पड़ जाती है, तब फिजा ही कुछ और हो जाती है। हर कोई हर किसी को सूबे की नज़र से देखता है और खामखा दुश्मन हो जाता है। आप तो मोहल्ले के सरबराह हैं, पर बाहर से आने जाने वालों का क्या ठिकाना। आप तो देख ही रहे हैं कैसी कैसी वारदातें हो रही हैं। रफीकुद्दीन ने बात काटते हुए कहा, नहीं साहब, हमारी नाक कट जाएगी। कोई बात है भला कि आप घर बार छोड़कर अपने ही शहर में पनाह गर्जी हो जाए। हम तो आपको जाने न देंगे, बल्कि जबरदस्ती रोक लेंगे। मैं तो इसे मेजॉरिटी फर्ज मानता हूं कि वह माइनॉरिटी की हिफाजत करे और उन्हें घर छोड़कर भागने न दे। हम पड़ोसी की हिफाजत न कर सके तो मुल्क की हिफाजत क्या खाक करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि बाहर की तो खैर बात ही क्या, पंजाब में ही कोई हिंदू भी, जहां उनकी बहुतायत है, ऐसा ही सोच और कर रहे होंगे। आप ना जाइए ना जाइए, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे सिर बस। देवेंद्र लाल के पड़ोस के हिंदू परिवार धीरे धीरे एक एक करके खिसक गए थे। होता यह कि दोपहर शाम जब भी साक्षात होता, देवेंद्र लाल पूछते, कहो लाल जी या बाबू जी या पंडित जी, क्या सलाह बनाई है आपने। और वे उत्तर देते, जी सलाह क्या बनानी है, यहीं रह रहे हैं, देखी जाएगी। पर शाम को या अगले दिन सवेरे देवेंद्र लाल देखते कि वे चुपचाप जरूरी सामान लेकर कहीं खिसक गए, कोई लाहौर से बाहर, कोई लाहौर में ही हिंदुओं के मोहल्ले में। और अंत में यह परिस्थिति आ गई कि अब उनके दाहिनी ओर 4 मकान खाली छोड़कर एक मुसलमान गुजर का अहाता पड़ता था, जिसमें एक ओर गुजर की भैंसें और दूसरी ओर कई छोटे मोटे मुसलमान कारीगर रहते थे। बाई ओर भी देवेंद्र और रफीकुद्दीन के मकानों के बीच के मकान खाली थे और रफीकुद्दीन के मकान के बाद मोजंग का अड्डा पड़ता था, जिसके बाद तो विशुद्ध मुसलमान बस्ती थी। देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन में पुरानी दोस्ती थी और एक एक आदमी के जाने पर उनमें चर्चा होती थी। अंत में जब एक दिन देवेंद्र लाल ने जताया कि वह भी चले जाने की बात पर विचार कर रहे हैं, तब रफीकुद्दीन को धक्का लगा और उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, देवेंद्र लाल जी, आप भी। रफीकुद्दीन का आश्वासन पाकर देवेंद्र लाल ठहर गए। तब यह तय हुआ कि अगर खुदा न करे कोई खतरे की बात हुई तो रफीकुद्दीन पहले ही उन्हें खबर कर देंगे और हिफाजत का इंतजाम भी कर देंगे, चाहे जैसे हो। देवेंद्र लाल की स्त्री तो कुछ दिन पहले ही जालंधर चली गई थी अपने मायके, और उसे लिख दिया गया कि अभी ना आए, वहीं रहे। रह गए देवेंद्र और उनका पहाड़िया नौकर संतू। किंतु यह व्यवस्था बहुत दिन नहीं चली। चौथे ही दिन सवेरे उठकर उन्होंने देखा संतू भाग गया है। अपने हाथों चाय बनाकर उन्होंने पी, धोने के बर्तन उठा रहे थे कि रफीकुद्दीन ने आकर खबर दी, सारे शहर में मारकाट हो रही है और थोड़ी ही देर में मोजंग में भी हत्यारों के गिरोह बंद बंद कर निकलेंगे। कहीं जाने का समय नहीं है। देवेंद्र लाल अपना ज़रूरी और कीमती सामान ले लें और उनके घर में चल कर रहें। यह भला टल जाए तो फिर लौट आएंगे। कीमती सामान कुछ था नहीं, गहना छन्ना सब स्त्री के साथ जालंधर चला गया था। रुपया थोड़ा बहुत बैंक में था और ज़्यादा फैलाव उन्होंने कुछ किया नहीं था। यूं गृहस्थ को अपनी गृहस्थी की हर चीज़ कीमती मालूम होती है। देवेंद्र लाल घंटे भर बाद ट्रंक बिस्तर के साथ रफीकुद्दीन के यहाँ जा पहुंचे। तीसरे पहर उन्होंने देखा इस्लामिक जिहादियों का हुल्लड़ मोजंग में भी आ पहुंचा है। शाम होते होते उनकी निर्निमेष आंखों के सामने ही उनके घर का ताला तोड़ा गया, जो कुछ था लूट लिया गया। रात को जहां तहां लपटें उठने लगीं और भादों की उमस धुआं खाकर और भी गला घोंटू हो गई। रफीकुद्दीन भी आंखों में परायज लिए चुपचाप देखते रहे। केवल एक बार उन्होंने कहा, यह दिन भी था देखने को, और आज़ादी के नाम पर। या अल्लाह, लेकिन खुदा जिसे घर से निकालता है उसे फिर गली में भी पनाह नहीं देता। देवेंद्र लाल घर से तो बाहर निकल नहीं सकते थे,
रफीकुद्दीन ही आते जाते थे। काम करने का तो वातावरण ही नहीं था। वे घूम घाम आते, बाजार कराते और शहर की खबर ले आते। देविंदर को सुनाते और फिर दोनों बहुत देर तक देश के भविष्य पर आलोचना किया करते। देविंदर ने पहले तो लक्ष्य नहीं किया, लेकिन बाद में पहचानने लगा कि रफीकुद्दीन की बातों में कुछ चिंता का और कुछ एक पीड़ा का भी स्वर है, जिसे वह नाम नहीं दे सकता। थकान, उदासी, विरक्ति, पराजय, न जाने। शहर तो वीरान हो गया था। जहां तहां लाशें सड़ने लगी थी। घर लूट चुके थे और जल रहे थे। शहर के एक नामी डॉक्टर के पास कुछ प्रतिष्ठित लोग पहुंचे और यह प्रार्थना करने लगे कि वे मोहल्लों में जाएं। उनकी सब लोग इज्जत करते हैं, इसलिए उनके समझाने का असर होगा और वे मरीज भी देख सकेंगे। वे दो मुसलमान नेताओं के साथ निकले। 2-3 मोहल्ले घूमकर मुसलमानों की बस्ती में एक मरीज को देखने के लिए स्टेथोस्कोप निकाल कर मरीज पर झुके थे कि मरीज के ही एक रिश्तेदार ने पीठ में छुरा भोंक दिया। हिंदू मोहल्ले में रेलवे के एक कर्मचारी ने बहुत से निराश्रितों को अपने घर में जगह दी थी, जिनके घर बार लुट चुके थे। पुलिस को उसने खबर दी कि वे निराश्रित उसके घर टिके हुए हैं, हो सके तो उनको मदद दी जाए, हिफाजत की जाए। पुलिस आकर शरणागतों के साथ उसे और उसके घर की स्त्रियों को उठाकर ले गई। पीछे घर पर हमला हुआ, लूट हुई और घर में आग लगा दी गई। 3 दिन बाद उसे और उसके परिवार को थाने से छोड़ा गया और हिफाजत के लिए हथियार बंद पुलिस के 2 सिपाही उनके साथ लगा दिए गए। थाने से 50 कदम के फासले पर पुलिस वालों ने अचानक बंदूक उठाकर उस पर और उसके परिवार पर गोली चला दी। वह और 3 स्त्रियां मारी गई। उसकी मां और स्त्री घायल होकर गिर गईं और सड़क पर पड़ी रहीं। विषाक्त वातावरण, द्वेष और घृणा की चाबुक से तड़फड़ाते हुए हिंसा के घोड़े, विष फैलाने को संप्रदायों को अपने संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकरशाही। देविंदर लाल को अचानक लगता कि वह और रफीकुद्दीन ही गलत हैं, जो कि बैठे हुए हैं, जबकि सब कुछ भड़क रहा है, उफन रहा है, झुलस और जल रहा है। और वे लक्ष्य करते कि वह अस्पष्ट स्वर जो वे रफीकुद्दीन की बातों में पाते थे, धीरे धीरे कुछ स्पष्ट हो जाता है, एक लज्जित सी रुखाई का स्वर। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अनुमानित सीमा के पास एक गांव में कई सौ मुसलमानों ने सिखों के गांव में शरण पाई। अंत में जब आसपास के गांव के और अमृतसर शहर के लोगों के दबाव में उस गांव में उनके लिए फिर आसन्न संकट की स्थिति पैदा हो गई, तब गांव के लोगों ने अपने मेहमानों को अमृतसर स्टेशन पहुंचाने का निश्चय किया, जहां से वे सुरक्षित मुसलमान अपने इलाकों में जा सकें, और 200-250 आदमी किरपाने लेकर उन्हें घेर कर स्टेशन पहुंचाए। किसी को क्षति नहीं पहुंचने दी गई। घटना सुनकर रफीकुद्दीन ने कहा, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। यहाँ तो पूरा गांव था, फिर भी उन्हें हारना पड़ा, लेकिन आखिर तक उन्होंने निभाया। इसकी दाद देनी चाहिए, उन्हें पहुंचा है। देविंदर लाल ने हामी भरी, लेकिन सहसा पहला वाक्य उनके स्मृति पटल पर उभर आया, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। उन्होंने एक तीखी नजर से रफीकुद्दीन की तरफ देखा, पर वे कुछ बोले नहीं। अपराह्न में 6-7 आदमी रफीकुद्दीन से मिलने आए। रफीकुद्दीन ने उन्हें अपनी बैठक में ले जाकर दरवाजे बंद कर दिए। 1.5-2 घंटे तक बातें हुई। सारी बातें प्रायः धीरे धीरे हुई। बीच बीच में कोई स्वर ऊंचा उठ जाता और एक आध शब्द देविंदर लाल के कान में पड़ जाता। बेवकूफ़ी, गद्दारी, इस्लाम। वाक्यों को पूरा करने की कोशिश उन्होंने आयासपूर्वक नहीं की। 2 घंटे बाद जब सबको विदा करके रफीकुद्दीन बैठक से निकल आए, तब भी उनसे लपक कर पूछने की स्वाभाविक प्रेरणा को उन्होंने दबाया। पर जब रफीकुद्दीन उनकी ओर न देखकर खिंचा हुआ चेहरा झुकाए, उनकी बगल से निकलकर बिना एक शब्द कहे भीतर जाने लगे, तब उनसे न रहा गया और उन्होंने आग्रह के स्वर में पूछा, क्या बात है रफीक साहब, खैर तो है? रफीकुद्दीन ने मुंह उठाकर एक बार उनकी ओर देखा, बोले नहीं, फिर आंखें झुका ली। अब देविंदर लाल ने कहा, मैं समझता हूं कि मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ रहा है और खतरा उठाना पड़ रहा है, सो अलग, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए। मेरे लिए आप जोखिम में ना पड़े। आपने जो कुछ किया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका एहसान। रफीकुद्दीन ने दोनों हाथ देवेंद्र लाल के कंधों पर रख दिए। कहा, देवेंद्र लाल जी। उनकी सांस तेज चलने लगी। फिर वह सहसा भीतर चले गए। लेकिन खाने के वक्त देवेंद्र लाल ने फिर सवाल उठाया। बोले, आप खुशी से न जाने देंगे तो मैं चुपचाप खिसक जाऊंगा। आप सच सच बताइए, आपसे उन्होंने क्या कहा? धमकियां देते रहे और क्या कहा? फिर भी क्या धमकी? आखिर धमकी को भी क्या होती है क्या? उन्हें शिकार चाहिए, हलाल करने को ना मिलेगा तो आग लगा कर लेंगे। ऐसा? तभी तो मैं कहता हूँ मैं चला। मैं इस वक्त अकेला आदमी हूँ, कहीं निकल जाऊंगा। आप घर बार वाले आदमी हैं, ये लोग तो सब तबाह कर डालने पर तुले हैं। गुंडे हैं बिल्कुल। मैं आज ही चला जाऊंगा।
यह कैसे हो सकता है? आखिर आपको चले जाने से हम ही ने रोका था। हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आपने भला चाहकर ही रोका था, उसके आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जाएंगे कहाँ? देखा जाएगा। नहीं, यह नामुमकिन बात है। किंतु बहस के बाद तय हुआ कि देवेंद्र लाल वहां से टल जाएंगे। रफीकुद्दीन दूसरी जगह पड़ोस में उनके एक मुसलमान दोस्त के यहाँ छिप कर रहने का प्रबंध कर देंगे। वहां तकलीफ तो होगी पर खतरा नहीं होगा, क्योंकि देवेंद्र लाल घर में रहेंगे। वहां पर रहकर जान की हिफाजत तो रहेगी। तब तक कुछ और उपाय सोचा जाएगा निकल जाने का। देवेंद्र लाल शेख अताउल्ला के अहाते के अंदर पिछली तरफ पेड़ों के झुरमुट की आड़ में बनी हुई एक गैराज में पहुंच गए। ठीक गैराज में तो नहीं, गैराज के बगल में एक कोठरी थी, जिसके सामने दीवारों से घिरा एक छोटा सा आंगन था। पहले शायद यह ड्राइवर के रहने के काम आती हो। कोठरी में ठीक सामने और गैराज की तरफ के किवाड़ों को छोड़कर खिड़की वगैरह नहीं थी। एक तरफ एक खाट पड़ी थी, आले में एक लोटा, फर्श कच्चा मगर लिपा हुआ। गैराज के बाहर लोहे की चादर का मजबूत फाटक था, जिसमें ताला पड़ा था। फाटक के अंदर ही कच्चे फर्श में एक गड्ढा सा खुदा हुआ था, जिसकी एक ओर चूना, मिट्टी का ढेर और एक मिट्टी का लोटा देखकर गड्ढे का उपयोग समझते देर न लगी। देवेंद्र लाल का ट्रंक और बिस्तर जब कोठरी के कोने में रख दिया गया और बाहर आंगन का फाटक बंद करके उसमें भी ताला लगा दिया गया, तब थोड़ी देर वे हत बुद्धि से खड़े रहे। यह है आज़ादी। पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी, वे आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। अब अपने ही भाई अपनों को तन्हाई कैद कर रहे हैं, क्योंकि वे आज़ादी के लिए ही लड़ाई रोकना चाहते हैं। फिर मानव प्राणी का स्वाभाविक वास्तुवाद जगा और उन्होंने गैराज, कोठरी, आंगन का निरीक्षण इस दृष्टि से आरंभ किया कि क्या क्या सुविधाएं वे अपने लिए यहाँ कर सकते हैं। गैराज ठीक है, थोड़ी सी दुर्गंध होगी, ज़्यादा नहीं। बीच का किवाड़ बंद, काम चलाऊ रोशनी आंगन से प्रतिबिंबित होकर आ जाती है, क्योंकि आंगन की एक ओर सामने की मकान की कोने वाली बत्ती से रोशनी पड़ती है। बल्कि आंगन में इस जगह खड़े होकर शायद कुछ पढ़ा भी जा सके, लेकिन पढ़ने को कुछ है ही नहीं, यह तो ध्यान ही न रहा। देवेंद्र लाल फिर ठिठक गए। सरकारी कैद में तो गा चिल्ला भी सकते हैं, यहाँ तो चुप रहना होगा। उन्हें याद आया, उन्होंने पढ़ा है जेल में लोग चिड़िया, कबूतर, गिलहरी, बिल्ली आदि से दोस्ती करके अकेलापन दूर करते हैं। यह भी न होती तो कोठरी में मकड़ी, चींटी आदि का अध्ययन करके। उन्होंने एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई। मच्छरों से भी बंधु भाव हो सकता है, यह उनका मन किसी तरह स्वीकार नहीं कर पाया। वे आंगन में खड़े होकर आकाश देखने लगे, आजाद देश का आकाश, और नीचे से अभ्यर्थना में जलते हुए घरों का धुआं। धूपेन धापयामः लाल चंदन रक्त चंदन। अचानक इन्होंने आंगन की दीवार पर एक छाया देखी, एक बिलार। उन्होंने बुलाया, आओ आओ आओ, पर वह वहीं बैठा स्थिर दृष्टि से ताकता रहा। जहां बिलार आता है वहां अकेलापन नहीं है। देवेंद्र लाल ने कोठरी में जाकर बिस्तरा बिछाया और थोड़ी देर में निर्द्वंद भाव से सो गए। दिन छिपे के वक्त केवल एक बार खाना आता था, ऐसे वो 2 वक्त के लिए काफी होता था। उसी समय कोठरी और गैराज के लोटे भर दिए जाते। लाता था एक जवान लड़का, जो स्पष्ट ही नौकर नहीं था। देवेंद्र लाल ने अनुमान किया कि शेख साहब का लड़का होगा। वह बोलता बिल्कुल नहीं था। देवेंद्र लाल ने पहले दिन पूछा था कि शहर का क्या हाल है, तो उसने एक अजनबी दृष्टि से उन्हें देख लिया था। फिर पूछा कि अभी अमन हुआ है या नहीं, तो उसने नकारात्मक सिर हिला दिया। और सब खैरियत, तो फिर सिर हिलाया हाँ। देवेंद्र लाल चाहते तो खाना दूसरे वक्त के लिए रख सकते थे, पर एक बार आता तो एक बार ही खा लेना चाहिए, यह सोचकर वे डर कर खा लेते थे और बाकी बिलार को दे देते थे। बिलार खूब हिल मिल गया था, आकर गोद में बैठ जाता और खाता रहता। फिर हड्डी बड्डी लेकर आंगन के कोने में बैठकर चबाता रहता, या उब जाता तो देवेंद्र लाल के पास आकर घुरघुराने लगता था। इस तरह शाम कट जाती थी, रात घनी हो जाती थी, तब वे सो जाते थे। सुबह उठकर आंगन में कुछ वर्जिश कर लेते थे कि शरीर ठीक रहे। बाकी दिन कोठरी में बैठे कभी कंकड़ों से खेलते, कभी आंगन की दीवार पर बैठने वाली गोरैया को देखते, कभी आंगन की दीवार पर बैठने वाली गोरैया देखते, कभी दूर से कबूतर से गुटरगू सुनते, और कभी सामने के कोने से शेख जी के घर के लोगों की बातचीत भी सुन पड़ती। अलग अलग आवाज़ें वे पहचानने लगे थे, और 3-4 दिन में ही वे घर के भीतर के जीवन और व्यक्तियों से परिचित हो गए थे। एक भारी जनाना आवाज़ थी शेख साहब की बीवी की। एक और तीखी जनाना आवाज़ थी, जिसके स्वर में वय का खुदरापन था, घर की कोई और बुजुर्ग स्त्री। एक विनीत युवा स्वर था, जो प्रायः पहली आवाज़ की जैबू जैबुनी पुकार के उत्तर में बोलता था, और इसलिए शेख साहब की लड़की जब्बुन निसा का स्वर था। 2 मर्दानी आवाज़ें भी सुन पड़ती थी। एक तो आबिद मियाँ की, जो शेख साहब का लड़का हुआ, और जो इसलिए वही लड़का है जो खाना लेकर आता है। और एक बड़ी भारी और चर्बी से चिकनी आवाज़, जो शेख साहब की आवाज़ है।
इस आवाज को देवेंद्र लाल सुन तो सकते थे, लेकिन इसकी बात के शब्दकार कभी पहचान में ना आते। दूर से तीखी आवाजों के बोल ही स्पष्ट समझ आते हैं। जैबू की आवाज से देवेंद्र लाल का लगाव था। घर की युवती लड़की की आवाज थी, इस स्वाभाविक आकर्षण से ही नहीं, वह विनीत भी थी। इसलिए मन ही मन वे जब्बुन्निसा के बारे में अपने उहापोह का रुमानी खेलवाड़ कहकर अपने को थोड़ा झिझक भी लेते थे। पर अक्सर वे यह सोचते थे कि क्या यह आवाज भी लोगों में फिरका परस्ती का जहर भर सकती होगी। शेख साहब पुलिस के किसी दफ्तर में शायद हेड क्लर्क हैं। देवेंद्र लाल के यहाँ लाते समय रफीकुद्दीन ने यही कहा था कि पुलिसियों का घर तो सुरक्षित होता है। वह बात ठीक है, लेकिन सुरक्षित होता है इसलिए शायद बहुत से उपद्रवों की जड़ भी वहीं होता है। ऐसे घर में लोग जहर फैलाने वाले हों तो अचंभा क्या। लेकिन खाते वक्त भी वे सोचते, खाने में कौन सी चीज किस हाथ की बनी होगी, परोसा किसने होगा। सुनी बातों से वे अंदाजा लगाते थे कि पकाने में बड़ा हिस्सा उस तीखी खुरदरी आवाज वाली स्त्री का रहता था, पर परोसना शायद जब्बुन्निसा के ही जिम्मे था। और यही सब सोचते सोचते देवेंद्र लाल खाना खाते और कुछ ज्यादा ही खा लेते थे। खाने में बड़ी बड़ी मुसलमानी रोटी के बजाय छोटे छोटे हिंदू फुलके देखकर देवेंद्र लाल के जीवन की एक रास्ता में थोड़ा सा परिवर्तन आया। मांस तो था, लेकिन आज रबड़ी भी थी, जबकि पीछे मीठे के नाम पर एक आध बार शाह टुकड़ा और एक बार फिरनी आई थी। आबिद जब खाना रखकर चला गया तब देवेंद्र लाल क्षण भर उससे खेलते रहे। उनकी उंगलियां फुलकों से खेलने लगी थी। उन्होंने एक आध को उठाकर फिर रख दिया। पल भर के लिए अपने घर का दृश्य उनकी आंखों के आगे दौड़ गया। उन्होंने फिर दो एक फुलके उठाए और फिर रख दिए। हठात पे चौंके। तीन एक फुलकों की तह के बीच में कागज की एक पुड़िया सी पड़ी थी। देवेंद्र लाल ने पुड़िया खोली। पुड़िया में कुछ नहीं था। देवेंद्र लाल उसे फिर गोल करके फेंकने ही वाले थे कि हाथ ठिठक गया। उन्होंने कोठरी से आंगन में जाकर कोने में पंजों पर खड़े होकर बाहर की रोशनी में पुर्जा देखा। उस पर कुछ लिखा था, केवल एक सतर, खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। देवेंद्र लाल ने कागज की चिंदियां की, चिंदियों को मसला, कोठरी से गैराज में जाकर उसे गड्ढे में डाल दिया। फिर आंगन में लौट आए और टहलने लगे। मस्तिष्क ने कुछ नहीं कहा, सन्न रहा। केवल एक नाम उसके भीतर खोया सा चक्कर काटता रहा, जैबू जैबू जैबू। थोड़ी देर बाद वह फिर खाने के पास जाकर खड़े हो गए। यह उनका खाना है, देवेंद्र लाल का, मित्र के नहीं तो मित्र के यहाँ से आया है, और उनके मेजबान के, उनके आश्रयदाता के, जैबू के पिता के। कुत्ता यहाँ कहाँ है? देवेंद्र लाल टहलने लगे। आंगन की दीवार पर छाया सरकी, बिलार बैठा था। देवेंद्र लाल ने बुलाया, वह लपक कर कंधे पर आ गया। देवेंद्र लाल ने उसे गोद में लिया और पीठ सहलाने लगा। वह घुरघुराने लगा। देवेंद्र लाल कोठरी में गए। थोड़ी देर बिलार को पुकारते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, देखो बेटा, तुम मेरे मेहमान, मैं शेख साहब का, है ना? वे मेरे साथ जो करना चाहते हैं वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। चाहता नहीं हूँ, पर करने जा रहा हूँ। वे भी चाहते हैं कि नहीं पता नहीं, यही तो जानना है। इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ वह करना चाहता हूँ जो मेरे साथ वे पता नहीं चाहते हैं कि नहीं। नहीं, सब बात गड़बड़ हो गई। अच्छा, रोज मेरी जूठन तुम खाते हो, आज तुम्हारी मैं खाऊंगा। हाँ, यह ठीक है, लो खाओ। बिलार ने मांस खाया। हड्डी झपटना चाहता था, पर देवेंद्र लाल ने उसे गोद में लिए लिए ही रबड़ी खिलाई। वह सब चट कर गया। देवेंद्र लाल उसे गोदी में लिए सहलाते रहे। जानवरों में तो सहज ज्ञान होता है खाद्य खाद्य का, नहीं तो वे बचते कैसे? सब जानवरों में होता है, और बिल्ली तो जानवरों में शायद सबसे अधिक ज्ञान के सहारे जीने वाली है, तभी तो कुत्ते की तरह पलती नहीं। बिल्ली जो खा ले वह सर्वथा खाद्य है। यूं बिल्ली बड़ी मछली खा ले जिसे इंसान ना खाए, वह बात अलग है। सहसा बिलार जोर से गुस्से से चीखा और उछलकर गोद से बाहर जा कूदा। चीखता गुर्राता सा कूद कर दीवार पर चढ़ा और गैराज की छत पर जा पहुंचा। वहां से थोड़ी देर तक उसके कानों में अपने आप से ही लड़ने की आवाज आती रही। फिर धीरे धीरे गुस्से का स्वर दर्द के स्वर में परिणत हुआ। फिर एक करुण रिरियाहट में, एक दुर्बल चीख में, एक बुझती हुई सी कराह में, फिर एक सहसा चुप हो जाने वाली लंबी सांस में मर गया। देवेंद्र लाल फिर खाने को देखने लगे। वह कुछ साफ साफ दिखता हो सो नहीं, पर देवेंद्र लाल जी की आंखें निस्पंद उसे देखती रहीं। आज़ादी, भाईचारा, देश, राष्ट्र। एक ने कहा कि हम जोर करके रखेंगे और रक्षा करेंगे, पर घर से निकाल दिया। दूसरे ने आश्रय दिया और विष दिया, और साथ में चेतावनी भी कि विष दिया जा रहा है। देवेंद्र लाल का मन ग्लानि से उमड़ आया। देवेंद्र लाल ने जाना कि दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। भलाई की साहसहीनता ही बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होते,
सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है। उन्होंने खाना उठाकर बाहर आंगन में रख दिया, 2 घूंट पानी पिया, फिर टहलने लगे। तनिक देर बाद उन्होंने आकर ट्रंक खोला, एक बार सरसरी दृष्टि से सब चीज़ों को देखा, फिर ऊपर के खाने में 2 एक कागज़, 2 एक फोटो, एक सेविंग बैंक की पासबुक और एक बड़ा सा लिफाफा निकाल कर एक काले शेरवानी नुमा कोट की जेब में रखकर कोट पहन लिया। आंगन में आकर एक क्षण भर कान लगाकर सुना, फिर वे आंगन की दीवार पर चढ़कर बाहर फांद गए और बाहर सड़क पर निकल आए। वे स्वयं नहीं जान सके कि कैसे। इसके बाद की घटना घटना नहीं है, घटनाएं सब अधूरी होती हैं, पूरी तो कहानी होती है। कहानी की संगति मानवीय तर्क या विवेक या कला या सौंदर्य बोध की बनाई हुई संगति मानव पर किसी शक्ति की, कह लीजिए काल या प्रकृति या संयोग या दैव या भगवान की बनाई हुई संगति है। इसलिए मानव को सहसा नहीं भी दिखती। इसलिए इसके बाद जो कुछ हुआ और जैसे हुआ वह बताना जरूरी नहीं। इतना बताने से काम चल जाएगा कि 1.5 महीने बाद अपने घर का पता लेने के लिए देविंदर लाल अपना पता देकर दिल्ली रेडियो से अपील करवा रहे थे, तब एक दिन उन्हें लाहौर की मुहर वाली एक छोटी सी चिट्ठी मिली थी। आप बचकर चले गए, इसके लिए खुदा का लाख लाख शुक्र है। मैं मनाती हूँ कि रेडियो पर जिनके नाम आपने अपील की है वे सब सलामती से आपके पास पहुँच जाए। अब्बा ने जो किया या करना चाहा उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और यह भी याद दिला देती हूँ कि उसकी काट मैंने ही कर दी थी। एहसान नहीं जताती, मेरा कोई एहसान आप पर नहीं है, सिर्फ यह इल्तजा करती हूँ कि आपके मुल्क में अक़लियत का कोई मजलूम हो तो याद कर लीजिएगा। इसलिए नहीं कि वह मुसलमान है, इसलिए कि आप इंसान हैं। खुदा हाफिज। देवेंद्र लाल की स्मृति में शेखुल्लाह की चर्बी से चिकनी भरी आवाज़ गूंज गई, जयबू जयबू। और फिर गैराज की छत पर छटपटा कर धीरे धीरे शांत होने वाली बिलार की वह दर्द भरी कराह, जो केवल एक लंबी सांस बनकर चुप हो गई थी। उन्होंने चिट्ठी को छोटी सी गोली बनाकर चुटकी से उड़ा दी। कहानी में हिंदू सिख बहुल स्थानों पर गांव भर के लोग मुसलमानों की हिफाजत कर रहे थे, उनको सकुशल घर पहुंचाने का प्रबंध कर रहे थे। दूसरी तरफ अकेले देविंदर लाल जी के शरणदाता थे। पहले वाले ने घर से निकाल दिया, दूसरे ने शरण दी और साथ में विष भी दिया। हालांकि विष देने वाले के घर में सभी लोग विषैले नहीं थे। जैसे जेबुन निशा के पुर्जे ने देविंदर लाल को चौकन्ना कर दिया और जान बच सकी। रफीकुद्दीन ने भी जब तक संभव हो सका देविंदर लाल की रक्षा की। यह केवल एक देविंदर लाल की कहानी नहीं है। आजादी के समय पाकिस्तान में रह रहे लाखों हिंदुओं को जिस वेदना का सामना करना पड़ा, उसकी कल्पना हम और आप इस समय नहीं कर सकते। तो यह थी आज की हमारी कहानी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। इसको दूसरों के साथ साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 10 सूत्रधार पर कहानियां सुनते रहें। धन्यवाद।